एक परफेक्ट शुरुआत। न्यूज राइट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरी दुनिया की नजरें लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में पूरी दुनिया अब ये भी देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर का हर आम व खास शांति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी अब लगातार नई सुविधाओं को सुनिश्चित करता हुआ दिख रहा है। आज भी कई सहूलियतों की घोषणाएं हुई हैं। आज इस खबर पर हम डालेंगे विशेष नजर। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल से एक महत्वपूर्ण दौरे पर भूटान रवाना होंगे। बताएंगे आपको कि क्यों खास है ये दौरा। तो न्यूज नाइट में भी ये बताएंगे आपको कि क्यों आज देश याद कर रहा है अटल जी को। साथ ही होंगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, खुले सरकारी दफ्तर। प्रशासन ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से और पाबंदियां हटाने का किया ऐलान। आज रात से फोन लाइन शुरू करने का काम हो सकता है शुरू। सोमवार से खुलेंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सहयोग के लिए लोगों का किया धन्यवाद। कहा आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान की ओर से स्थिति बिगाड़ने की लगातार कोशिश, लेकिन लोगों की मदद से हालात सामान्य। 370 को हटाने के मसले पर दायर याचिकाओं में खामी पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार। सुनवाई स्थगित। जोधपुर को कराची से जोड़ने वाली थार रेल सेवा रद्द। रेल मंत्रालय ने साप्ताहिक थार लिंक एक्सप्रेस अगले आदेश तक की रद्द। कल से 2 दिन की भूटान यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान नरेश और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की होगी बातचीत। कई समझौतों के आसार। पीएम ने सार्थक वार्ता की जताई उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जींद में रैली कर फूंका हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल। इस बार 75 से अधिक सीटें जीतने का आह्वान। अनुच्छेद 370 हटाने को देश की एकता और अखंडता के लिए बताया मील का पत्थर। कहा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने का फैसला देश की रक्षा को देगा मजबूती। कर्नाटक और केरल में हालात के सुधार के बावजूद देश के कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाके प्रभावित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने पीएम से मुलाकात कर दी हालात की जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम वरिष्ठ मंत्रियों ने उनकी समाधि पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और रवि शास्त्री फिर से बने क्रिकेट में टीम इंडिया के कोच। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति फैसले से नियुक्त किया भारत की सीनियर टीम का मुख्य कोच। और ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर की फिजाओं में नापाक आशंकाओं को जन्म देने की कोशिशें हो रही थी, तभी राज्य के लोगों ने शांति को लेकर जबरदस्त प्रतिबद्धता दिखाई है। और इसी का नतीजा है कि राज्य वो एहतियात के तौर पे जो कदम उठाए गए थे, जिसमें कई तरह की पाबंदियां शामिल थी, वो भी अब बड़ी तेजी से वापस लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर केंद्र के फैसले के बाद राज्य में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में जारी पाबंदियों के बीच आम जनजीवन सामान्य है और किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि राज्य के 22 जिलों में से 12 जिलों में हालात सामान्य हैं। We are now taking measures to ease the restrictions in a gradual, calibrated manner. After today's Friday prayers, which the immediate reports have gone off quite peacefully right through the state, there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way. Schools will be opened after the weekend, area-wise, so that children's studies do not suffer.
as movement restrictions are removed, area by area, movement of public transport will be allowed in these areas. Government offices have been made fully functional from today, and the attendance in many offices is quite high. प्रशासन के मुताबिक दूरसंचार सेवाओं पर पाबंदी हटाने का काम देर रात से शुरू हो सकता है और सप्ताह के अंत तक लैंडलाइन सेवाएं सामान्य हो सकती हैं। Ask me about telephone lines. You will see a gradual restoration from tonight and tomorrow onwards. You will find a lot of Srinagar functioning tomorrow morning. BSNL takes a couple of hours to get back to action. Exchange by exchange, they will be switching it on. Over the weekend, you will have most of these lines functional. प्रशासन ने कहा है कि आतंकवादी समूह जम्मू कश्मीर में भय उत्पन्न करने और विकास बाधित करने के लिए हमले करते हैं, लेकिन किसी को इसमें सफल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सीमा पार से भड़काने की कार्रवाई के बावजूद राज्य में हालात सामान्य हैं और कोई जनहानि नहीं हुई है। There has been not a single loss of life, and it is to the credit of the people of the state and the government and the security forces that they have managed to get over the situation very quietly with utmost calm and no loss of civilian life. What is being propagated from across the border is apparent to all, and there is certainly an attempt to ensure that peace and calm in the state are disturbed. The people of the state have been the biggest victims of all this. जम्मू में सारी पाबंदियां पहले ही हटाई जा चुकी हैं और घाटी के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियों में ढील दी जा चुकी है। ईद उल अजहा और स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण ढंग से बीत जाने के बाद प्रशासन बाकी पाबंदियां भी हटा रहा है। साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त वाहनों की आवाजाही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सामान्य से यहाँ पर ज्यादा देखा गया। मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज यहाँ पर अदा की गई, लोग गए और कहीं से भी किसी भी तरह की अवांछनीय घटना की कोई सूचना नहीं मिली। इसके लिए लगातार जो प्रशासन के कार्य हैं, लगातार जो सुरक्षा बलों के प्रबंध हैं और राज्य की जो जनता है उसका जो सहयोग है, इन तीनों को संयुक्त रूप से चीफ सेक्रेटरी ने इसके लिए सबका धन्यवाद कहा। प्रशासन के फैसले का बच्चों और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। तो अब सरकार ने कहा है कि अब आपके स्कूल खुल जाएंगे, आप मंडे से स्कूल जाएंगे, तो आप स्कूल जाएंगी? हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है ये सोचिए कि अब आप स्कूल जाना शुरू होंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। लोगों को बहुत राहत मिलेगी, जैसे फोन लाइन खुलेगी या स्कूल खुलेंगे, बहुत राहत मिलेगी उससे। कितना जरूरी था? क्योंकि ये कदम कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है। इस बीच जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म किए जाने का मसला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के खिलाफ दोषपूर्ण याचिकाएं दायर करने पर नाराजगी व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति S.A. बोबडे और न्यायमूर्ति S. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका का कोई मतलब नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने याचिका पढ़ने में 30 मिनट लगाए, लेकिन इससे कुछ भी समझ नहीं सके। शीर्ष अदालत ने संबंधित वकीलों से कहा कि वो अनुच्छेद 370 को लेकर दायर अपनी 6 याचिकाओं की खामियों को दूर करें और इसके साथ ही उसने सुनवाई स्थगित कर दी। श्रीनगर से रामत त्यागी, सलमान काजी और दिल्ली से विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और कहा जाता है कि सूचना में बेहद ताकत होती है, लेकिन यही सूचना जब दुष्प्रचार में तब्दील हो जाए तो सच झूठ के बीच का बंटवारा धुंधला पड़ जाता है। लेकिन ऐसे हालात में भी सांच को आंच नहीं आती। कुछ इसी का उदाहरण बनकर उभरा है कश्मीर का सच और औंधे मुंह गिरती पाकिस्तान के दुष्प्रचार की मशीनरी। कैसे पाकिस्तान इस मोर्चे पर भी दिख रहा है, खा रहा है मात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को जब जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव खुद मीडिया से रूबरू हुए तो साफ किया कि राज्य में अनुच्छेद 370 मामले में जब से कई एहतियाती कदम के तौर पर कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं, तब से ना तो एक भी गोली चली है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये घोषणा अपने आप में उन खबरों या कहें फेक न्यूज को करारा जवाब था जो राज्य की सामान्य हालत को गलत बताने की कोशिश करते दिखे हैं। राज्य प्रशासन लगातार उन सोशल मीडिया पर निगाह रखता है या कदम उठाता रहा है जो फेक न्यूज को फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर पर फेक न्यूज फैलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित किया गया था। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर झूठी खबरें फैला रहे पाकिस्तान से संचालित 4 ट्विटर हैंडल को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को बंद कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी यूजर्स पुराने वीडियो डालकर उसे कश्मीर के ताजा हालात के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता
मेजर जनरल आसिफ गफूर ने तो दावा किया था कि सीमा पार की गोलीबारी में भारतीय सेना के 5 और उसके 3 जवान मारे गए हैं। वो पूरी तरह गलत निकला। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान का दावा पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत है। दरअसल में पाकिस्तान के ही 3 जवान मारे गए थे। सच ये है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ लंदन में। 15 अगस्त को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में जब भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे थे तो कुछ पाकिस्तानियों ने विरोध का नाम लेकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ भारतीय घायल हो गए हैं। वहीं सूचना तंत्र को प्रभावित करने की पाकिस्तान की एक और कोशिश औंधे मुंह जा गिरी है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वह पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करे, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है उसमें उन्हीं को नुकसान हो रहा है और दुनिया में एक लॉफिंग स्टॉक बनता जा रहा है पाकिस्तान। इससे भारत को कोई नुकसान नहीं है, खुद पाकिस्तान को ही नुकसान होगी। कश्मीर के हर नागरिक, कश्मीर के सारे लोग भारत सरकार के इस निर्णय से खुश है, सब इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं। By abrogating Article 370, it is part of India's constitution. It is India's internal matter, and there is total peace and law and order both within India, in the state of Jammu and Kashmir and all over, and there is no threat of any conflict between India and Pakistan. So there is no need for UN Security Council to take cognizance of this matter. सच ये है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान दुनिया भर में इस मामले को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। दुनिया के तमाम देशों ने इस मामले में भारत का साथ दिया है और साफ कर दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी को दखल देने का हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में हालात अपने खुशनुमा दिनों की ओर लौट रहे हैं और जिस तरह से प्रशासन सामने आया है, बार बार ये बात सामने आ रही है कि जो आम लोग हैं और उनकी बड़ी भूमिका रही है। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि स्थिति बेहद सामान्य बन चुकी है, तो आखिर कैसे कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये करके दिखाया और कैसे अब बिल्कुल खुशनुमा दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पाबंदियों में ढील का ऐलान हुआ है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक बड़ी बात यह भी है कि जो वो तमाम सुविधाएं जिस पे एक तरह से रोक लगी थी वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। कश्मीर में ज्यादातर फोन लाइनें सप्ताहांत तक बहाल हो जाएंगी और उसकी शुरुआत आज से ही BSNL करने जा रहा है। और इसके अलावा हम देखें, स्कूल अगले हफ्ते से खुल जाएंगे और जो बच्चों का उत्साह है वो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे स्कूल जाने को लेकर उनकी तैयारी। और शुक्रवार को राज्य सरकार के कार्यालय खुले और जो उपस्थिति है वो बेहद उत्साहजनक थी और आज जुमे की नमाज भी थी, वहां से भी अच्छी खबरें आई। कार्यालय में सामान्य ढंग से कामकाज हुआ और कई कार्यालयों में तो उपस्थिति बेहद अच्छी रही। तो ये जो एक पूरा सिस्टम है वो अब अपने पूरे क्षमता के साथ काम कर रहा है। 5 अगस्त को पाबंदियां लगने के बाद से न किसी की जान गई और न कोई घायल हुआ और ये जवाब है उन खबरों को लेकर जो फेक न्यूज के जरिए जो है अपना एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही थी। और जम्मू कश्मीर के 22 में से 12 जिलों में कामकाज सामान्य ढंग से चल रहा है और कुछ ऐसे बस जिले बचे हैं जहां रात की पाबंदियां हैं और ऐसे जिलों की संख्या 5 जिले ऐसे हैं जहां कुछ रात की पाबंदियां लागू हैं और उनको भी एहतियात के तौर पे अभी लागू किया गया है। और जुमे की नमाज के बाद मिली रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा और ये वहां के लोगों की प्रतिबद्धता को दिखाता है पूरी तरह से। और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा तो उन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन भी बहाल होगा। हालांकि छिटपुट तरीके से उसकी शुरुआत हो भी चुकी है, लोगों को बड़ी राहत मिली है। सड़कों पर यातायात बिल्कुल नियमित हो चला है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। जब स्कूल खुलेंगे, कार्यालय खुल गए हैं तो निश्चित तौर पे ये यातायात भी बेहतर होगा। आतंकवादी संगठनों, कट्टरपंथी समूहों और पाकिस्तान की ओर से स्थिति बिगाड़ने की लगातार कोशिश है और उसी का नतीजा है जो गलत खबरें भी फैलाई जा रही है। हालांकि लोगों ने इसका जवाब दिया है। एहतियात
तौर पे देखा जाए तो लोगों को हिरासत में लेने की लगातार समीक्षा की जा रही है और कानून व्यवस्था के आकलन के बाद इसका फैसला होगा। तो प्रशासन ने, सरकार ने साफ तौर पर इसके संकेत दिए हैं कि लगातार समीक्षा भी चल रही है। एहतियात के तौर पे जो लोगों को लिए गए हैं हिरासत में, आखिर अब कितना ज़रूरी है इसकी भी समीक्षा हो रही है लगातार। और इसके साथ देखा जाए तो सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मेडिकल सुविधाएं, अस्पताल, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था सामान्य रहे और इसको लेकर लगातार, और खासकर मेडिकल सुविधाओं पे लगातार जो है प्रशासन की नज़र है वो बेहतर है। टीवी चैनल और अखबार लगातार चल रहे हैं। इस तरह की शिकायतें मिली थी कि लोगों को सूचनाएं नहीं मिल रही, उसको बिल्कुल प्रशासन ने सुनिश्चित किया है। अब हज यात्रियों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है, उसको लेकर भी सामने आ रही कि कैसे वो जो है जब यात्रा पे जा रहे हैं और लौट रहे हैं उनकी यात्रा कैसे आरामदायक हो, इसको भी प्रशासन ने सुनिश्चित किया है। और आज प्रशासन ने खुलकर ये बातें सामने कही हैं। तो ये वो बिंदु है जिससे ये पता चलता है कि एक बार फिर से जो तमाम तंत्र था वो अपनी पुरानी गति में लौट रहा है। और यहां पे हम रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और इस खबर पर जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज का हमारा विशेष कश्मीर के मुद्दे पर ही हमारा विशेष कहता है कि जम्मू कश्मीर बेहतर कल की ओर बढ़ते कदम, इसमें हम बातचीत करेंगे। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक झा न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक सिंह श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ मेघना देव भी जुड़ रही हैं सीधे जम्मू से। और सबसे पहले अभिषेक सिंह, अगर आपके पास आना चाहूं तो हम जानते हैं श्रीनगर में किस तरह के वहां से रिपोर्ट लगातार आ रही हैं जो उत्साहित कर देने वाली हैं। अगर मैं ये कहना चाहूं कि आम लोगों की जो प्रतिबद्धता है वो बिल्कुल शांति को लेकर सामने आती दिखी है। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए पिछले 12 दिनों में जिस तरीके से सौहार्द का माहौल रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से शांति का माहौल रहा है, उसको देखकर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों की जो है शांति को लेकर, सौहार्द को लेकर एक प्रतिबद्धता उन्होंने दोहराई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना इन 12 दिनों के अंदर यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। जो रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद जो एसेंशियल सर्विसेज थे वो यहाँ पे सुचारू रूप से जारी रहे। चाहे वो दवाइयों की बात हो, दवा दुकान जो है वो 24 घंटे खुले रहे, जो अस्पताल है वहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विस है वो बहाल रहा, और इसके अलावा भी जो चाहे वो फल सब्जी हो ये लोगों के लिए मुहैया कराया गया। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर जो है दुकानें खुली हुई है, डिपार्टमेंटल स्टोर खुला हुआ है, तो लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका प्रशासन ने पूरा प्रबंध किया हुआ है। अभी भी धीरे धीरे करके जो आवागमन है सड़कों पर वो धीरे धीरे काफी सामान्य होता जा रहा है, काफी इसमें इजाफा होता जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 12 तारीख की अगर आपको ईद की बात करें तो वो काफी सौहार्द से मनाया गया, और उसके बाद 15 अगस्त काफी शांति से और काफी
15 अगस्त जो है वो ये साबित करता है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने जो है वो अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, शांति को दोहराया है। अगर हम बात करें आसपास के इलाकों की भी, श्रीनगर के आसपास के इलाकों की भी बात करें, चाहे वो बारामूला हो या फिर बडगाम हो, तो इन इलाकों में भी काफ़ी शांति है, गांदरबल में काफ़ी शांति है और कहीं से भी किसी भी तरह की कोई छिटपुट घटना की अभी तक कोई सूचना नहीं है। एक संचार व्यवस्था को लेकर जो सवाल था उसको भी प्रशासन ने उस पर भी बात की है कि उसे भी धीरे धीरे करके इस सप्ताह के अंत तक रविवार तक जो है पूर्ण रूप से उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। BSNL जो है उसे शुरू कर दिया जाएगा और मंडे से जो स्कूल है बच्चों के लिए उसे भी खोल दिया जाएगा। ओम प्रकाश, बिल्कुल एक जो बड़ी बात, सरकारी कार्यालय आज से खुल गए हैं और निश्चित तौर पर जो राज्य की अपनी एक मशीनरी है वो अब बिल्कुल उस गति में आ गई है। ये कितनी बड़ी राहत आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए, और उपस्थिति भी काफ़ी ज़्यादा दर्ज की गई है। जो भी सरकारी दफ्तर हैं वो सारे खुल गए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या फिर प्रदेश के हों। उनमें जो है उपस्थिति भी, जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उनकी उपस्थिति भी बड़ी संख्या में दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत कम होता जा रहा है और जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से लोगों के लिए यहाँ पे जो काम है सुचारू रूप से जारी रहे उनको लेकर के उसमें व्यवस्था जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के जो सड़कों पर आज हमने कई लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने और उनसे ये भी जानना चाहा कि अनुच्छेद 370 के क्या मायने हैं उनके लिए। तो उनका यही कहना रहा कि देखिए, जो भी यहाँ की सियासी पार्टियां रही, जो भी सरकार रही, उन्होंने अपने फायदे के लिए काम किया, लेकिन अगर 370 हटने के बाद अगर विकास के रास्ते में जो रोड़ा था अगर वो हटता है तो ये उनके लिए, उनके भविष्य को तय करेगा और उनके लिए काफी अच्छी खबर है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने यहां पर जो है इन्वेस्ट किया, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, रेलवेज की बात हो या फिर जल विद्युत परियोजना की बात हो। तो लोगों को लग रहा है कि अब शायद मुख्य धारा से जुड़ने के बाद उनका विकास, कश्मीरियों का विकास और तेजी से होगा। ओम प्रकाश, निश्चित तौर पर मेघना, अगर आपसे जानना चाहें, निश्चित तौर पर जो संचार के माध्यम है और उसके जरिए कोशिश ये हो रही है, हम जानते हैं कि किस तरह से एक फेक नैरेटिव, एक फेक खबरों का जाल बिछाया जाए, किस तरह से इसको आम लोगों ने उसको नकारा है? जी ओपी, देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की जम्मू में खास करके, वहाँ पर तो जो मोबाइल सेवाएं हैं वो चालू हैं, केवल जो इंटरनेट की सेवाएं हैं उन्हें बंद किया गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनके व्हाट्सएप पर भी या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जो फेक न्यूज़ है उसको स्प्रेड किया जाता था, कुछ प्रोवोकेटिव वीडियोज़ डाले जाते थे, प्रोवोकेटिव मैसेजेस डाले जाते थे। तो उनका भी कहना है, चूंकि भले यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद है लेकिन फिर भी यहाँ के लोग उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी लोगों से भी हमने बातचीत की जिनका कहना है कि इस तरीके के मैसेजेस और वीडियो सर्कुलेट होते थे, फेक न्यूज़ सर्कुलेट होता था, जिसके कारण जो एक नेगेटिविटी का माहौल है वो बनता था और वो इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण उसके जो गुंजाइश है वो ना के बराबर रह चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा अहम रीजन है, एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है जो सरकार के द्वारा लिया गया है। और यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँ कि जो जम्मू में है, पूरे जो ट्रैफिक की जो स्थिति है वो एकदम सामान्य है, एकदम सामान्य तरीके से, सुचारू तरीके से चल रहा है। जम्मू का जो भी यहाँ के लोग हैं उनका सामान्य रूप से जो उनकी दिनचर्या है वो चल रही है। साथ ही हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे एक फटाफट इनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। यहाँ पर जो परिस्थिति है, कई दिनों से जिस तरीके की बातें आ रही हैं, क्या परिस्थिति है यहाँ की, उसके बारे में बताइए। मैम, वैसे अभी तक तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, तो वैसे जम्मू का हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा है इस आइडिया को, गवर्नमेंट का जो भी है डील अपना यूट्यूब बना दिया है। जम्मू और लद्दाख को भी अलग किया हुआ है। बताइए कि यहाँ ईद की बात हो या फिर कल इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। हाँ, बिल्कुल सारी सिचुएशन नॉर्मल रही है यहाँ पे। तो देखिए, जिस तरीके से सिचुएशन नॉर्मल रही है यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। और ओपी, एक और बात यहाँ बता दूं, जो यहाँ का मार्केट है, जो मुख्य मार्केट है जहाँ सब्जी फल की जो भी दुकानें लगती हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज सभी की दुकानें भी सुचारू रूप से चल रही हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा मेघना कि जो घाटी से लोगों का आना जाना है और जम्मू से वहां तक लोगों का आना जाना है, इसके मुतालिक किस तरह की खबरें हैं? क्या वो सामान्य ढंग से चल रही, कैसे इसको आप बताएंगे? जी ओपी, देखिए, जो मार्ग जाता है, कई सारे जो बसेस हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर चलती हैं, जो छोटी मिनी बसेस होती हैं, वो सारे बसेस का जो रूट है वो ये एक उनमें से एक रूट है। और बस स्टैंड पर भी हम जब गए थे तो वहाँ पे भी जो सुचारू रूप से जो बसेस का आना जाना है वो चल रहा है। हालांकि फिर भी जो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर जो सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी वहाँ पर ऑब्वियसली तैनात है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी तकरीबन एक हफ्ते पहले थी। लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान
ध्यान में रखते हुए ही जो पूरी बस की सेवाएं हैं या जो मिनी बस की सेवाएं हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर चलती हैं, जो मिनी बसेस चलती हैं, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं और उसकी भी आवाजाही एकदम पूरी तरीके से कायम है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और हमारे साथ अभिषेक झा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर इस वक्त निगाहें होंगी संयुक्त राष्ट्र की तरफ और जिस तरह से इसको लेकर चर्चा की बात कही जा रही थी, क्या खबरें आ रही हैं वहां से? देखिए ओपी, जो अभी तक के जो खबरें हैं उसमें यह है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात पर बंद कमरों के बीच एक चर्चा होगी, क्योंकि चीन जो एक वीटो के शक्ति वाला देश है उसका बहुत ज़्यादा आग्रह था कि इस पर एक चर्चा की जाए और जिसकी वजह से इसे कराना पड़ रहा। हालांकि जो बाकी सदस्य देश हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट मेंबर्स जो हैं, वो इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं थे। और एक और चीज़ जो है कि इसके अलावा जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं कुरैशी, वो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर उन्हें समर्थन मिले, चाहे US के प्रेसिडेंट हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, लेकिन उन्हें वो समर्थन कहीं से भी हासिल नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ भारत की जो डिप्लोमेटिक जो लॉबिंग है वो काफी ज्यादा इस मसले पर कामयाब रही है और देश और दुनिया ने भारत के पक्ष को कश्मीर मसले पे समझा है और ये माना है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है और इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय जगत को कोई चिंता करने की और उसके बारे में कोई राय रखने की जरूरत नहीं है। देखा जाए अभिषेक, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उन्होंने भी ये बयान में कहा था कि भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और शिमला समझौते के तहत इसको हल करना चाहिए। रूस ने भी अपना मंतव्य भारत के पक्ष में रखा है। पोलैंड ने भी इस तरह के सकारात्मक कदम की बात कही थी भारत के पक्ष में। और भी कई से देशों के नाम लिए जा सकते हैं। आपको लगता है कि जो बात स्वयं सिद्ध है पहले से, एक तरह से वहां पे जो है पाकिस्तान अपना उस जो दीवार पे आके एक तरह से रुक गया है, आपको लगता है ये एक तरह की अनुभवहीनता दिखाती है, जानबूझकर इस तरह के जो कदम पाकिस्तान बार बार उठा रहा है? बिल्कुल ओम प्रकाश, और इसमें जो आपने जिन देशों का जिक्र किया उसके साथ दो और नाम हमें जोड़ने चाहिए। एक तो है संयुक्त अरब अमीरात का, यूनाइटेड अरब अमीरात का, और दूसरा है जो OIC कंट्रीज होती है, जो इस्लामिक देशों का समूह है, जहां से पाकिस्तान को हमेशा अपेक्षा रहती थी और पारंपरिक रूप पर ऐसा देखा भी गया था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच जब कोई विवाद का मसला हो तो पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता था। लेकिन पिछले सालों में हमारी डिप्लोमेसी ने इस चीज को बदला है। पाकिस्तान की जो हालात है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हालात हो, उसमें वो एक मुकाम नहीं बना पाया जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसे वो समर्थन और एक सहानुभूति या एक आपके तो समक्षता उसे हासिल होनी चाहिए। वहीं पर भारत की जो अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है उसमें दुनिया ने भारत के नेतृत्व शक्ति को स्वीकारा, जिसकी वजह से भारत के ओपिनियन को एक रिस्पेक्ट मिली है, भारत के डिप्लोमेसी को वो समझना चाहते हैं, वो उस पर विश्वास करना चाहते हैं निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता की भी बात इसमें आ जाती है, इसकी वजह से पाकिस्तान की ये स्थिति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी तीनों संवाददाता का, अभिषेक सिंह आपका श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक झा आपका न्यूज रूम से, और मेघना आपका जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पे हम आज का विशेष इसी पे आधारित है और ये क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर बेहतर कल की ओर बढ़ते कदम, और ये कदम हर बार हमें दिख रहा है, हर खबर के जरिए दिख रहा है और वहां की लोगों की प्रतिबद्धता के जरिए दिख रहा है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक योगेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह सेवानिवृत्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जनरल राजेंद्र जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, सबसे पहले हम खबरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से घाटी से आ रही हैं विशेषकर, और खबरें ये भी आ रही हैं कि किस तरह से जो LOC पे जिस तरह की गतिविधियां करने की कोशिश हो रही हैं। आपको लगता है कि जो घाटी में जो एक समस्या रही है, और हम जानते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो एक मामला रहा है, दोनों जगह प्रशासन और सेना ऐसी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और आम जनता भी जिस तरह से सकारात्मक जवाब दे रही है, उसी का मिला जुला परिणाम है कि आज हम इतनी शांति देख पा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है वो एक अच्छे कल की तरफ इशारा करता है। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले मैं समझता हूं कि कश्मीर के अंदर अभी डेवलपमेंट और तेज होगा और कश्मीर के आवाम जो हमेशा शांति चाहते थे उनको और भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए जो फ्यूचर है कश्मीर का मुझे बहुत ब्राइट लगता है।
इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो अभी हो गई है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो और भी ज़्यादा हुआ है। और जहाँ तक एलसी की बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, हमारा देश हर वक्त वहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम करता था और अभी भी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा लेकिन एक जो जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा वो ये कि जो आम लोगों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, जो आम लोगों ने रुख दिखाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कश्मीर का आवाम हमेशा ही शांति प्रिय आवाम रहा है। अभी पिछले कुछ सालों में कुछ सेपरेटिस्ट लोगों ने इस तरीके की कोशिश की कि उस आवाम की उस आवाम के अंदर एक ऐसी भावना पैदा करें कि वो वहाँ पे शांति ना हो। लेकिन कश्मीर के आवाम ने ये दिखा दिया है पिछले कुछ दिनों में कि वो हर वक्त शांति को ही आगे लाना चाहता है। लेकिन एक कश्मीर के आवाम की एक ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, जो कि मैं समझता हूं कि अभी जो यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड कश्मीर की, प्लस सेंटर का जो इंटरवेंशन हुआ है, उससे वहां के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा तेजी आएगी, बहुत ज्यादा जॉब्स खुलेंगी, कुछ ऐसे एवेन्यूज मिलेंगे कि वहां का नौजवान ये अच्छी तरीके से पहचान जाएगा कि ये जो पाकिस्तान के जो नेफेरियस डिजाइन्स हैं ये गलत हैं और हमारे लिए, हमारा भविष्य के लिए सिर्फ जो डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रहा है हमारी भारत सरकार के मेहनत से, वही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। और एम्बेसडर योगेंद्र जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान की कितनी छीछा लेदर हो रही है हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि इसका श्रेय हम क्या सिर्फ इसको दें कि जिस तरह से भारत की डिप्लोमेटिक पहुंच है, या हम इसका श्रेय देखें कि ये मुद्दा खुद अपने आप में ऐसा है और इसमें कई तथ्य ऐसे बार बार सिद्ध हुए 1972 से लेके अभी तक, खासकर शिमला समझौते के बाद से, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब तमाम देश इस मुद्दे को समझने लगे और इसीलिए ये स्थिति हो रही है पाकिस्तान की? और देखिए, इस वक्त थोड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चल रही है वो बेसिकली पाकिस्तान और चीन की तरह से चल रही है और उनका प्रयास यही है, क्योंकि दोनों ही जो है कहते हैं कि जो वहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ है उसकी वजह से जो है उनके हित पे उनका नुकसान हुआ है। और चीन जो है विशेष रूप से, क्योंकि वो वीटो की शक्ति रखने वाला देश है, इस वजह से उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में लाए। हालांकि ये ज़रूर है कि सन 71 के बाद ये पहली बार इस प्रकार से विषय उठाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, आप देखें कि अफगानिस्तान में जो बात चल रही है आजकल तालिबान और यूएसए के बीच में, जिसमें और देशों का भी इंटरेस्ट है कि वहाँ पे बातचीत कैसे हो रही है, तो उसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। और ये पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, शुरू से ही वो कहते हैं, कई उनके स्टेटमेंट भी आए हैं इमरान। लेकिन पाकिस्तान अगर इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर अफगानिस्तान में उसकी भूमिका को लेकर, तो वो तो एक अस्थायी मामला है, क्योंकि जब एक बार अमेरिका को उसका काम खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर से वो पुरानी स्थिति में होगा। और ये पहले भी वो पाकिस्तान झेलता रहा है, उसके बाद ये दोबारा गलती करने की क्या जरूरत है, क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान अगर ये बात समझता तो हमारे इलाके में, दक्षिण एशिया में और अफ़गानिस्तान में और जगह इस प्रकार की जो मतलब वायलेंस वगैरह है, इंस्टेबिलिटी है, वो नहीं होती। तो उनका प्रयास तो फिलहाल यही है कि वो दिखाते हैं कि अगर कश्मीर में टेंशन है तो अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं हो पाएगा, और उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि वो जो है अपनी फ़ौजें जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर ले आए हैं, अपने जो है फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो POK में ले आए हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब ये अफगानिस्तान का जब बात चलेगी तभी असली पाकिस्तान का चेहरा सबके सामने आएगा। और इसके अलावा उसको चीन को भी समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उनका भी हित नहीं है। ठीक है जी। जो UN में जो बात ले जाने की कोशिश हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, UN में अभी ये एक समझें ये क्लोज डोर मीटिंग है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसके जो है उसका कोई जैसे मैंने बताया कोई पब्लिक स्टेटमेंट उसके ऊपर नहीं है।
और अगर कोई पब्लिक स्टेटमेंट मान लीजिए अगर उनके सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट अगर देना चाहें तो उसके लिए उनको सभी जो एटलीस्ट जो परमानेंट जो मेंबर्स हैं वीटो वाले जो हैं उनको उनकी अप्रूवल चाहिए, साथ साथ मेजॉरिटी जो उनके हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स उनकी अप्रूवल चाहिए। तो इस वक्त जो जिस प्रकार से हालात चल रही हैं, जहाँ पे जिस पर बात चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बात उन्होंने ज़रूर की है, लेकिन परिस्थिति का बहाव ऐसा है कि मैं समझता हूँ उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं होगा। एक जो बड़ी बात कही जा रही है, खासकर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश कर रहा है कि शिमला समझौते के बाद दोनों देशों ने जिस तरह से द्विपक्षीय मामला माना था और आज अगर पाकिस्तान उससे पलट रहा है तो एक तरह से वो अपने पूरे इतिहास, पूरा जो उसका एक संप्रभु देश की जो पूरी एक स्थापना है उसको एक तरह से नकार रहा है। तो उनके जो आप जो नॉर्मल स्टेट की जो आप बात करते हैं वो तो पाकिस्तान है ही नहीं। अब वो जो बात कर रहे हैं कि साहब हमने जो है वहाँ पे स्टेटस बदल दिया है, सबसे पहले स्टेटस उन्होंने बदलाया। आप देखें पीओके में उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज को अलग कर दिया है, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर जब बात करते हैं तो सारा उसका जो 1947 में जो था उसका पूरा आएगा उसमें। इसी प्रकार से अब ये जो बात कर रहे हैं कि जो है जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है कि जो पीओके है वो तो शुरू से ही पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट कब्जे में है। जैसे आपको मालूम है कि जब भी वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो पीओके के प्राइम मिनिस्टर पहले बदल जाता है। तो ये सब तो बेसिकली अब वहाँ पे जो उनकी जो प्रथा बनी हुई है, जो आप समझें कि शॉर्ट साइटेडनेस आप कहें, तो वो जो है अपना इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे घटना चक्र बन रहा है, विशेष रूप से अफगानिस्तान को आप लेके चलें या गल्फ में लेके चलें, तो ये जो है इसमें ये अपने आप ही मामला अपना आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जनरल सिंह, अगर इसको हम देखें जिस लिहाज से एक हमेशा से एक पैंतरा रहा है पाकिस्तान का कि आतंकवादियों को प्रवेश कराया जाए, और इस बार भी जो 3 आतंकवादियों के मरने की खबर है सीमा पे कवर देना, आपको लगता है ये अब एक पुरानी ट्रिक बन गई है, पुरानी नीति बन गई है जिसको किस तरह से टैकल करना है ये हमारे सुरक्षा बल और सेना ने सीख लिया है और शायद उससे भी ये सबक नहीं ले रहे? जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसा अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है जहाँ तक इंटरनेशनल सिचुएशन है वहाँ पर आइसोलेट हो गया है, और उसके साथ साथ उसके पास अभी और कोई रास्ता नहीं है सिर्फ इसके कि वो अपनी कोशिश जारी रखे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और भी ज़्यादा हालात को ख़राब करने की। लेकिन हमारे देश की आर्मी ने पिछले कई सालों में अपने सिस्टम्स को, अपने सिचुएशन को जो लाइन ऑफ कंट्रोल में है, एक इस तरीके से परफेक्ट किया हुआ है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करना एक बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ हमारा मोराल हाई है। हमको मालूम है कि हमारा देश की आर्मी एक वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन आर्मी है जी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इनसे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा जी। लेकिन हमको तैयार रहना पड़ेगा। हमको साथ साथ कश्मीर के आवाम को साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसके साथ एक और चीज जरूरी है कि हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव्स। आवाम के साथ दोस्ती, आवाम के साथ प्यार। बिल्कुल। और जहां तक टेररिस्ट की बात है, उसके सामने कोई रहम नहीं। टेररिस्ट को हम अपने देश के अंदर जम्मू कश्मीर की धरती से हटा देना ही और वहां से उसका खात्मा करना ही एक उद्देश्य होना चाहिए हमारा। और आपको लगता है कि अब जब राज्य के लोग ये देख पा रहे हैं कि उनके लिए विकास की और संपन्नता की एक बड़ा मौका उनके सामने खड़ा है, तो शायद ये जो आप बात कह रहे हैं जिस तरह से सेना के और सुरक्षा बलों के जुड़ाव की भी आम लोगों से, वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। हाँ बिल्कुल। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है कि जिस तरीके से 370 धारा 370 को खत्म करने के बाद जैसी सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैंडल की गई है, वो एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी का एक नमूना है निश्चित तौर पर। और ये शायद पूरी दुनिया भी देख रही है और इसीलिए ये समर्थन है वो अब दिखाई दे रहा है, लगातार दिखाई दे रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपका मिस्टर योगेंद्र जी और जनरल राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भूटान की यात्रा पर जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम के इस 2 दिनी यात्रा के दौरे पर शिक्षा जैसे क्षेत्रों के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। वहीं इस दौरान बिजली और अंतरिक्ष संबंधों को भी नई ऊंचाइयां मिलने की संभावना है। मई 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की कमान संभालने के बाद अपनी तीसरी विदेश यात्रा पर पीएम मोदी भूटान की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 17 अगस्त को भूटान पहुंच वहां के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। वे अपने भूटानी समकक्ष टोटे शेरिंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत भूटान में कई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे रहा है। ऐसी ही एक परियोजना मांगदेशु की है, जो पनबिजली परियोजना है और ये ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर अहम है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे। During the Prime Minister's visit, we will be launching a stamp marking 50 years of hydropower cooperation between India and Bhutan, beginning from Chukka, Tala, Kurichu and now Mangdechu, and going forward, looking forward to the Sankosh hydroelectric power project. इस बार प्रधानमंत्री की इस 2 दिवसीय यात्रा में दोनों देशों के बीच कुल 10 सहमति पत्र और समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम यहाँ बहुत व्यस्त है। वन ऑफ द हाइलाइट्स इज कि वो इंडिया एंड भूटान 10 MOU साइन करेंगे एंड ऑल्सो 5 इनॉग्रेशंस होंगे। प्राइम मिनिस्टर रुपे कार्ड का लॉन्च करेंगे एंड इससे बहुत फायदा होगा भारतीय टूरिस्ट को। एंड जो सेकंड फेज होगा रुपे कार्ड का, लाइकवाइज बैंक ऑफ भूटान विल इशू रुपे कार्ड्स टू भूटानीज। इस समय हम द रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में और इस यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनको प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, उनके साथ संवाद भी करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी के साथ कई सहमति पत्र सहित समझौते भी हो सकते हैं। We really believe in Modi's leadership in India, and we believe that whole SAARC countries will also benefit out of his leadership. He's really a dynamic leader, and since he was elected as a leader, as a Prime Minister of India, I see very good decisions that has come up in India. भारत के साथ विकास कार्यों की साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का बड़ा पहलू है। भारत ने पिछले साल दिसंबर में भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सहायता के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई थी। इसकी पहली किश्त जारी भी कर दी गई है। भारत के लिए भूटान हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हों, भारत हमेशा से ही भूटान के साथ खड़ा रहा है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी भी है नेबरहुड फर्स्ट, जिसके तहत वो चाहते हैं कि जिस तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है, उसी तेजी के साथ पड़ोसी देश भी विकास के रास्ते पर आगे चले। कैमरामैन आलोक और अपने सहयोगी विकास गुप्ता के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज भूटान। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज नाइट के साथ। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया।
नहीं तो पता नहीं, आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज नाइट में। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के जींद में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का जो काम हुआ, हरियाणा के शहीदों को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को हटाना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था, ये पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने, और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास करा। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि है, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश लेकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर दिया। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और साथ ही अमित शाह ने कहा कि इस बार हमें 47 सीटें नहीं चाहिए, इस बार 75 सीट मिलेगी, तभी बीजेपी का विजय माना जाएगा। मिशन 75 हरियाणा के जनता के आशीर्वाद के बिना नहीं होगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि खट्टर सरकार ने 5 साल मजबूत नींव का काम किया है। मैं आह्वान करना चाहता हूं, अब की बार 75 सीटों के साथ मनोहर लाल खट्टर सरकार बनाई। मैं तो हरियाणा में जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते झोली लेकर आया, हरियाणा वासियों ने मेरी झोली बड़े प्यार से कमल के फूलों से भरकर मुझे वापिस भेजा है। मैं विधानसभा चुनाव में आया, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। मैं लोकसभा में आया, इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया, हरियाणा की जनता ने करा दिया। और देश में बाढ़ की स्थिति की बात करें तो कई राज्यों में हालात बेहतर होते तो दिख रहे हैं। बारिश कम होने के कारण महाराष्ट्र में अब जनजीवन सामान्य होने लगा है, तो कर्नाटक में भी बाढ़ का पानी अब कम हुआ है। वहीं इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा आज प्रधानमंत्री से भी मिले। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं, जबकि अब खबरें ये भी है कि आंध्र प्रदेश में प्रकाशम डैम से पानी छोड़ने के बाद कृष्णा और विजयवाड़ा जिलों में नदी तटीय इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। देश के कई राज्यों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। हालांकि खुशी की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और केरल में बारिश कम होने के कारण पानी के स्तर में कमी आई है। महाराष्ट्र में अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित सांगली और कोल्हापुर में अब जनजीवन सामान्य हो रहा है। पंचगंगा और कृष्णा नदी का जलस्तर कम हुआ है। सब्जियों और जरूरी चीजों की आपूर्ति सामान्य हुई है। प्रभावित लोगों को मुआवजा बांटा जा रहा है। वहीं केरल में अगले 1 हफ्ते के लिए मौसम के पूर्वानुमान में कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। यहां 994 राहत शिविरों में 1,58,393 लोगों को सुरक्षित रखा गया है। राज्य में अब तक बाढ़ के कारण 108 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कर्नाटक में भी बाढ़ का पानी अब कम हो रहा है।
कर्नाटक बाढ़ के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री को राज्य में आई बाढ़ के हालात से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के अनुसार बाढ़ से राज्य में 40,000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर शिवपुरी और मंदसौर में दिख रहा है। यहाँ भारी बारिश के कारण लोगों के घरों और आम रास्तों में पानी भर गया है। राहत और बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में लगे हैं। शिवमोगा जिले में बाढ़ के कारण कुम्हारों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। गांव में 450-500 लोग फंसे हैं सर। और निकाल कितने लिए टीम ने? 50 लोग निकाल लिए। गांव में कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और हेडपंपों में इतना गंदा पानी आ गया है, कुछ पीने की व्यवस्था भी नहीं है सर यहाँ पे। तो कितने लोग फंसे हैं अभी निकलने के बाद? 400-450 आदमी फंस रहे हैं। और निकाल कितने दिए? 50 आदमी निकल रहा है। तो अब वो लोगों को निकाल नहीं रहे, गाँव वालों को निकालेंगे। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध नदी का पानी भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में घुस गया। वहीं आंध्र प्रदेश में प्रकाशम डैम से पानी छोड़ने के बाद कृष्णा और विजयवाड़ा जिलों में नदी तटीय इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। यहां अलर्ट जारी कर हालात पर नजर रखी जा रही है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कृष्णा, एज वी आर रिसीविंग हेवी इनफ्लोस, वी हैव मूव्ड पीपल सेंटर इन विजयवाड़ा सिटी, वेयर पीपल फ्रॉम Tarak Rama Nagar have been shifted. More than 600 people. We are providing food and all arrangements are made here. कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी पहले से कम हुआ है, लेकिन बाढ़ से हुए नुकसान के बाद जनजीवन को सामान्य करना प्रशासन की बड़ी चुनौती है। वहीं जिन इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी काफी ज्यादा है, वहां राज्य और केंद्र के बचाव और राहत दल पूरी तरह सक्रिय हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक में आज श्रद्धांजलि और एक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेतागण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके समाधि स्थल पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और अपने प्रिय नेता को याद किया। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाले कालजयी अटल बिहारी वाजपेयी को हमारे बीच से गए भले ही 1 साल हो गया हो, लेकिन उनकी स्मृतियां देश के जनमानस में बसी हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 16 अगस्त की शाम नियति ने मां भारती के महान सपूत, ओजस्वी वक्ता, अजात शत्रु जननायक को हमसे छीन लिया था। अटल जी की पहली पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उनके स्मारक सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वाजपेयी परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों ने भजन और भक्ति संगीत के बीच महान जननायक को श्रद्धांजलि दी। सदैव अटल स्मारक पिछले साल दिसंबर में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके मध्य में काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि बनी है और बीच में एक दिया रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी जी को याद करते हुए ट्विटर पर लिखा, अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों के साथ शुचिता एवं सुशासन की राजनीति को बढ़ावा दिया। उनका सबका साथ सबका विश्वास का भाव आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। अटल जी की प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, अटल एक व्यक्ति नहीं विचार हैं, अटल एक जीवन नहीं संस्कार हैं। मूल्यों और आदर्श आधारित अपनी राजनीति से भारत में विकास और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले जन जन के प्रिय भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि वंदन।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अटल जी को याद करते हुए ट्विटर पर लिखा, 1 साल बीत गया, लगता है आज भी हैं अटल जी मध्य हमारे, अजर अमर अटल। अटल जी की याद में देश भर में अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देर शाम एक काव्य संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कवियों ने अटल जी को याद किया। गिरीश निशाना और शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और देश के कृषि क्षेत्र को लेकर आज उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मुंबई में बैठक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नीति आयोग के अधिकारी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस अहम बैठक में वो शामिल हुए। और इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में शिरकत की। बैठक में कृषि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को लेकर कृषि को बाजार से सीधे जोड़ने, खरीद के साथ किसानों में सही दामों पर बेचने की सोच वो विकसित करने के उपाय को विस्तार से लेकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। क्रिकेट की बात करते हैं। रविश शास्त्री भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच के पद पर बने रहेंगे। कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी वाली 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति ने शास्त्री के नाम पर मुहर लगा दी है। रविश शास्त्री को 2021 तक के लिए क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति ने रवि शास्त्री को फिर से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच चुना है। शास्त्री 2021 तक कोच के पद पर बने रहेंगे। 3 सदस्यों की समिति ने हर उम्मीदवार को अलग अलग अंक दिए। बाद में अंकों को जोड़कर देखा गया तो शास्त्री पहले स्थान पर, माइक हैसन दूसरे स्थान पर और टॉम मूडी तीसरे स्थान पर रहे। शास्त्री को पहले से ही इस दौड़ में फेवरेट माना जा रहा था। फिल सिमंस पहले ही रेस से अलग हो गए थे। ऐसे में समिति ने हैसन, मूडी, रॉबिन सिंह और लालचंद राजपूत का इंटरव्यू लिया। नंबर 2 is Mike from New Zealand, very intelligent, very good young boy. And number 1 is Ravi Shastri, which you all was expecting. You know, somebody knows the system and knows the players very well, can communicate well. I think he has the advantage. रवि शास्त्री के मार्गदर्शन में भारतीय टीम 2016 में T20 विश्व कप और 2015 और 2019 में वनडे विश्व कप जीतने में नाकाम रही थी। हालांकि शास्त्री के मार्गदर्शन में भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंची और ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाबी पाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। और हांगकांग की बात करते हैं। वहां क्या कुछ चल रहा है। हांगकांग में लोकतंत्र के पक्ष में चलाए जा रहे आंदोलन को इस हफ्ते बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि हवाई अड्डे पर हिंसक प्रदर्शन को लेकर हो रही आलोचनाओं के बाद एक बार फिर बड़ी भीड़ जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही चीन के अगले कदम को लेकर अब चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हांगकांग में 4 महीने से भी ज्यादा समय से जारी लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को दबाने के लिए चीन पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है। चीन के हजारों सैन्य कर्मियों ने हांगकांग की सीमा के पास शेंजेन शहर के खेल स्टेडियम में लाल झंडा फहराते हुए परेड निकाली। शेंजेन के इस स्टेडियम के भीतर बख्तरबंद वाहन भी नजर आए। इसके बाद चारों ओर से चीन पर संयम बरतने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने का अनुरोध किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने बीजिंग में प्रदर्शनकारियों पर 1989 में की गई हिंसक कार्रवाई का जिक्र करते हुए चीन को हांगकांग में नया थियानमेन स्क्वायर बनाने के खिलाफ चेताया। तो 4 महीने से हांगकांग में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और कब ये खत्म होगा, इस पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं। फिलहाल न्यूज नाइट के आज के इस अंक में आज इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन उसके पहले हम नजर डाल लेते हैं कि राज्यों से कौन कौन सी बड़ी खबरें, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में 350 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी केस में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज तीसरा केस दर्ज किया। इसके अलावा बेंगलुरु में कई स्थानों पर छापामारी भी की गई। एसीबी ने पिछले 10 दिनों में 3 केस दर्ज किए हैं। 600 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में 7 अगस्त को 2 केस दर्ज किए गए थे, जिसके कई लाभार्थी हैं, जिनमें दिल्ली का एक व्यापारी भी शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के हीरा ग्रुप की संलिप्तता वाले पोंजी फर्जीवाड़ा मामले में 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से रोज वैली मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। सीबीआई ने पहले भी राजीव कुमार से शारदा पूंजी घोटाले के संबंध में पूछताछ की थी। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके लग्जरी रिजॉर्ट हमसफर की एक बाउंड्री वाल को प्रशासन ने गिरा दिया है। आरोप है कि यह दीवार अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के परिसर का दौरा किया और नवीनीकृत श्यामली इमारत का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय गोवा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार संबंधित प्रस्तावित परियोजना पर आगे बढ़ने का विचार कर रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बताया कि वह प्रस्तावित परियोजना को लेकर फिर से काम शुरू करेंगे, जिसके लिए पहले ही जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की उच्चतम न्यायालय में 7वें दिन की सुनवाई के दौरान रामलला विराजमान की ओर से दलील दी गई कि विवादित स्थल पर देवताओं की अनेक आकृतियां मिली हैं। तो न्यूज़ राइट में आज इतना ही। नमस्कार।